नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऊडोगोनियम में लैंगिक जनन की। हमने ऊडोगोनियम या ईडोगोनियम जो कि हमारी एल्गी थी वह स्टार्ट की थी। उसमें हमने ईडोगोनियम के फिलामेंट या इसके थैलस की संरचना, उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी स्टडी की थी। साथ ही उसकी कोशिका की संरचना को भी देखा था। अब हमें इसमें स्टडी करना है रिप्रोडक्शन कि ऊडोगोनियम के थैलस में या ऊडोगोनियम जो एल्गी है उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स के दौरान, जिसमें हम केवल कायिक और अलैंगिक जनन को ही समझेंगे। फिर अगले लेक्चर्स के दौरान लैंगिक जनन को भी समझ लेंगे। तो अगर ऊडोगोनियम में रिप्रोडक्शन या जनन की बात करें, जनन का मतलब अपनी संख्या बढ़ाने से है या अपनी साइज को इंक्रीज करने से है। जनन का मतलब अपनी संख्या बढ़ाना। अब जो ऊडोगोनियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वह तीनों ही प्रकार का देखने को मिलता है। तीनों ही प्रकार का कौन कौन सा? इसमें कायिक जनन भी देखने को मिलेगा, अलैंगिक जनन के द्वारा भी ये क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और लैंगिक जनन के द्वारा भी अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो ऊडोगोनियम में तीनों ही प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है या तीनों ही विधियों से ये जनन करता है। एक तो कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। कौन कौन सी विधियाँ? एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अनदर इज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लास्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों ही विधियों से यह जनन करेगा। तो आज इन तीनों में से ही केवल हम कायिक जनन और अलैंगिक जनन को समझेंगे और देखेंगे कि कायिक और अलैंगिक विधियों के द्वारा ऊडोगोनियम किस प्रकार जनन करता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं कायिक जनन। कौन सा? कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और कायिक जनन केवल इसमें एक ही विधि के द्वारा संपन्न किया जाता है, और वह विधि कौन सी है? तो कायिक जनन होता है इसमें खंडन के द्वारा। कौन सी विधि? खंडन द्वारा। क्योंकि हमने देखा था कि जो ऊडोगोनियम होता है इसका जो थैलस होता है वह अशाखित तंतुनुमा होता है। अगर इस का तंतु बीच में से कहीं से भी टूट जाए तो दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा, और प्रत्येक भाग वृद्धि करके या प्रत्येक खंड वृद्धि करके क्या बना देगा? ऊडोगोनियम के नए फिलामेंट का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार खंडन द्वारा इनमें कायिक जनन देखने को मिलता है। कौन सी विधि है इसमें कायिक जनन की? वह विधि है खंडन। खंडन का मतलब क्या है? तंतु का दो या दो से अधिक भागों में टूटना या दो या दो से अधिक खंडों में टूटना ही क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। और खंडन किसके द्वारा किया जाएगा? या तो कोई भी जो एक्वेटिक एनिमल्स है या कोई भी जो जलीय जंतु है उनके द्वारा तंतु को तोड़ दिया जाएगा, या फिर तंतु के मध्य जो अंतर्वैसी कोशिकाएं होती है जिन्हें हम इंटरकैलरी सेल्स बोलते हैं, जिनमें से जो केप युक्त कोशिकाएं होती है वह क्या करती है? जू स्पोरेंजियम के रूप में भी कार्य करती है। मतलब उन कोशिकाओं में जू स्पोरेंजियम या चल बीजाणुदानी का निर्माण हो जाएगा। तो वह जब चल बीजाणु वहाँ से मुक्त होगा तो वहाँ से तंतु क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसा कि हम अभी अलैंगिक जनन के दौरान देखेंगे कि किस प्रकार चल बीजाणुदानी बनती है और तंतु टूटता है। तो या तो जलीय जंतु के द्वारा, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा, या फिर अंतर्वैसी कोशिका में चल बीजाणुदानी का निर्माण होने के कारण तंतु टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ जो खंड है वो वृद्धि करके वापस से न्यू ऊडोगोनियम के फिलामेंट का निर्माण कर लेता है। तो ये हमने देखा कायिक जनन। इसके बाद अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, कौन से जनन की? अलैंगिक जनन की। अब अलैंगिक जनन दो प्रकार से इसमें देखने को मिलता है, और वो कौन से दो प्रकार हैं? एक तो है इसमें अलैंगिक जनन होता है निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा।
अगर इसे इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, एकाइनेट्स द्वारा, बाय एकाइनेट्स। और जो निश्चेष्ट बीजाणु का जो निर्माण होता है वह कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो ऊडोगोनियम का जो फिलामेंट है, इसकी जो कुछ कोशिकाएं होती है या जो मध्यवर्ती अंतर्वैसी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में क्या होता है, इन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और यहाँ पर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। ये कोशिकाएं अपने चारों ओर क्या कर लेगी, मोटी भित्ति का निर्माण कर लेगी। और इन मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं को कहा जाता है निश्चेष्ट बीजाणु, जिनका निर्माण कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा और तंतु के मध्य भाग में होगा। और इनकी क्या खास विशेषता है, जो ये निश्चेष्ट बीजाणु बनेंगे यह तंतु में एक श्रृंखला में या एक लाइन में बनते हैं, मतलब एक श्रृंखला में इनका निर्माण होगा, मतलब 3-4 से समूह के रूप में यह बनते हैं और फिर यहाँ से यह पृथक हो जाते हैं और फिर अंकुरित होकर एक नए ऊडोगोनियम के फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो स्पष्ट तो है अलैंगिक जनन में निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा या एकाइनेट्स द्वारा, जो कि मोटी भित्ति युक्त बीजाणु होते हैं और तंतु के मध्य भाग में बनेंगे। और कब बनेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनेंगे। और निश्चेष्ट बीजाणु में जो कोशिका भित्ति होगी वह काफी मोटी होगी और अनुकूल परिस्थितियों में यह अंकुरित होकर न्यू ओडोगोनियम के फिलामेंट का या न्यू ओडोगोनियम के थैलस का निर्माण कर देंगे। अब जो दूसरा जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन का जो दूसरा प्रकार है वह है चल बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा, चल बीजाणु द्वारा या बाई जू स्पोर। किसके द्वारा होता है, चल बीजाणु के द्वारा। अब चल बीजाणुओं का निर्माण किसमें होगा, तो बीजाणु है तो बीजाणुदानी में बनेंगे। तो वह बीजाणुदानी जिसमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, चल बीजाणुदानी या जू स्पोरेंजियम। इनका निर्माण किसमें होगा, जू स्पोरेंजियम। और ये जू स्पोरेंजियम कहाँ पर बनेंगी, तो जो ऊडोगोनियम का फिलामेंट होता है उसमें जो अंतर्वैसी कोशिकाएं पाई जाती है और उन अंतर्वैसी कोशिका में भी जो कैप सेल्स होती है, जिन अंतर्वैसी कोशिका में कैप पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, कैप सेल। तो कैप सेल ही किसकी भांति कार्य करने लग जाती है, जू स्पोरेंजियम की भांति कार्य करने लग जाती है। पोषक पदार्थों को एकत्रित करेगी और कुछ मात्रा में वह क्या करेगी, जीव द्रव्य को अपने अंदर सिकोड़ लेगी और किसकी भांति कार्य करेगी, वह जू स्पोरेंजियम की भांति कार्य करेगी। और ऊडोगोनियम के थैलस में जू स्पोरेंजियम कब बनेगी, तो वह डिपेंड करता है कि वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है, या कोई भी वाटर बॉडीज है उसमें CO2 की मात्रा कितनी है। तो CO2 की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें चल बीजाणुदानी का निर्माण होगा या नहीं होगा। अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर चल बीजाणुदानी बनेगी, अगर मात्रा कम है तो चल बीजाणुदानी का निर्माण नहीं होगा। तो CO2 की मात्रा के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि चल बीजाणुदानी बनेगी या नहीं बनेगी। चल बीजाणुदानी कौन सी कोशिका में बनेगी, तो ऊडोगोनियम की कैप युक्त कोशिका में बनेगी। और चल बीजाणु किस में रहेंगे, चल बीजाणुदानी में रहेंगे। और एक चल बीजाणुदानी में केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होगा, जो कि चल बीजाणुदानी के फटने पर वहां से मुक्त होकर ऊडोगोनियम के थैलस का निर्माण करेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ऊडोगोनियम में चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। इसको हम डायग्रामेटिक रूप से समझते हैं। तो अगर चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन की बात करें, किसके द्वारा है यह अलैंगिक जनन, चल बीजाणु द्वारा। तो चल बीजाणु द्वारा होगा तो चल बीजाणुदानी का निर्माण होना संभव है। जैसे ये कोई ऊडोगोनियम का फिलामेंट है या उसका थैलस है जो कि अशाखित बेलनाकार प्रकृति का है। इसमें एक तो यहाँ पर ये क्या है, एपिकल सेल, नीचे क्या है, होल्ड फास्ट या आधारीय कोशिका है, और जो ये बीच की जो कोशिकाएं होती है इन्हें कहा जाता है इंटरकैलरी सेल या अंतर्वैसी
कोशिका। कौन सी कोशिकाएं हैं? अंतर्वैसी कोशिकाएं हैं जो कि यूकैरियोटिक प्रकार की है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक, क्रोमोसोम्स, हरित लवक, जालिकावत हरित लवक सभी इसमें पाए जाते हैं। और इनमें कुछ कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? केप पाई जाती है। तो केप युक्त कोशिका में ही क्या होगा? चल बीजाणु का निर्माण होगा। और उस केप युक्त कोशिकाओं को जिसमें चल बीजाणु का निर्माण होना है उसे क्या कह देंगे हम? जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुदानी कहेंगे। कैसी कोशिकाएं? यह केप युक्त कोशिकाएं हैं। इस दौरान क्या होगा? इसका जो जीव द्रव्य है यह धीरे धीरे कोशिका भित्ति से हटना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे इस रूप में यह आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये काफी इसने बड़ा आकार ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे ये कोशिका भित्ति से हटता जाता है। और यह किसकी बातें कार्य करेगा? यहाँ पर चल बीजाणु की बातें कार्य करेगा। किसकी बातें? चल बीजाणु या जूस्पोर की बातें कार्य करेगा, जिसमें जो कोशिका द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य जो आधारीय भाग में होगा यहाँ पर काचाप प्रकृति का या काफी रंगहीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा? काफी काचाप प्रकृति का। आधारीय भाग का जो कोशिका द्रव्य कैसा है? काचाप प्रकृति का है। यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आधारीय जो कणिकाएं हैं उनकी एक या दो लाइनें यहाँ पर बन जाती हैं। मतलब जो आधारीय कणिका या बेसल ग्रेन्यूल्स होती है वह यहाँ पर जमा होकर एक या दो लाइनों का निर्माण कर देती है। फिर धीरे धीरे उन आधारीय कणिकाओं से क्या निकलती है? कसाबिकाएं निकलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन जाता है? कसाब किरीट बन जाता है। जैसे ही ये इस स्टेज में आएगा, इस दौरान क्या करेगा? ये चल बीजाणु है ये बाहर की ओर कुछ मात्रा में यहाँ पर श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। किसका स्त्रवण करता है? श्लेष्मा का स्त्रवण करेगा यहाँ पर बाहर की ओर, इसकी बाहरी जो झिल्ली है उस पर, जिसके कारण जो वाटर है, श्लेष्मा की क्या प्रवृत्ति होती है? वाटर को अवशोषित करने की, जिसके कारण ये बाह्य माध्यम से जो ये श्लेष्मा है ये वाटर अवशोषित करेगा, जिसके कारण जो यहाँ पर ये सिकुड़ा हुआ था वह इस रूप में आ जाता है। और धीरे धीरे इस चल बीजाणु के आधारीय भाग में जो हेलाइन क्षेत्र था या काफी रंगहीन क्षेत्र था जिसमें काचाप जीव द्रव्य था, वहां पर क्या बन गई है? आधारिक कणिकाओं से कसाब किरीट या कसाबिकाओं का निर्माण हो चुका है और यह संरचना फूल चुकी है। फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे ज़्यादा फूलती जाएगी, यहाँ से जो चल बीजाणु दानी की जो भित्ति है वह यहाँ से फट जाएगी, जिसके कारण जो चल बीजाणु है वह मुक्त हो जाएगा। अब लगभग 1-1.5 घंटे तक जो ये चल बीजाणु है ये ऐसे ही वाटर बॉडीज में तैरता रहता है। फिर कुछ समय पश्चात यह वाटर बॉडी में किसी एक तल पर आ जाता है और तल पर आने के पश्चात इसके पास जो कसाबिकाएं थी उनको यह त्याग देता है और फिर अपनी लंबाई में यह वृद्धि करता है। जैसे जैसे क्या हुआ है? इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, मतलब इसका आकार बढ़ा है। यहाँ पर छोटे आकार का था, फिर इसका बड़ा आकार हो गया और इसने कसाबिकाओं को त्याग दिया है। फिर क्या करता है? इसमें एक क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है, मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण दो कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं बनेगी? एक तो ऊपरी कोशिका जिसे एपिकल सेल या ऊपरी कोशिका कहा जाता है, और एक बनती है इसमें आधारी कोशिका। कौन सी कोशिका? आधारी कोशिका। अब जो आधारी कोशिका होती है ये ऐसे बहुभुजीय प्रकृति की हो जाती है तथा होल्ड फास्ट के निर्माण करती है, जो कि उडोगोनियम के फिलामेंट को किसी आधारीय सतह से चिपकाए रखने में सहायक होती है। आधारीय कोशिका कैसी होगी? रंगहीन प्रकृति की होगी, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। इसमें एक सुविकसित केंद्रक होगा और यह काफ़ी बहुभुजीय प्रकृति की, मतलब इसमें थ्रेड लाइक संरचनाएं निकलेगी जो कि इस उडोगोनियम का जो फिलामेंट बनेगा उसको आधारीय सतह पर चिपकाए रखने का कार्य करेगी। जबकि जो ऊपरी कोशिका है या जिसे एपिकल सेल कहेंगे हम, वह कैसी है? इसमें क्या होगा? बार बार रूप से विभाजन संपन्न होते हैं और विभाजन संपन्न होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं बनती है जो कि इंटरकैलरी सेल्स होती हैं और सबसे ऊपरी कोशिका फिर एपिकल सेल का भी निर्माण हो जाता है। तो बारंबार रूप से यहाँ पर विभाजन होंगे, जिसके कारण तंतु की लंबाई में वृद्धि होती जाएगी। तो इस प्रकार चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। अब जो ये यहाँ पर जो चल बीजाणु बना है, अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना कैसी है इसकी? तो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? ये हमें ये दिखाई दे रहा है पीयर शेप या नाशपति के आकार का दिखाई दे रहा है, जिसका जो नुकीला वाला जो पोर्शन है
इसमें क्या है, काचाप द्रव्य भरा हुआ रहता है, मतलब इसमें क्या भरा हुआ रहता है, काचाप द्रव्य भरा हुआ रहता है, जो कि कैसा होता है, रंगहीन होता है। और इसके आधारीय सिरे पर क्या मिलेगा, कसाब किरीट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आधारीय कणिकाओं की 1 या 2 लाइनें बन चुकी थी, जिनसे क्या निकलेगी, कसाबिकाएं निकलेगी। और साइज कैसी है इसकी, पियर शेप या नाशपति नुमा है। और इसमें क्या है, एक सुविकसित केंद्रक होता है, जीव द्रव्य उपस्थित होता है, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है और कुछ मात्रा में पायरिनोइड पाए जाते हैं, जो कि जिसमें प्रोटीन स्टार्च का संग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार इसकी संरचना है। और जो अलैंगिक जनन है वह चल बीजाणु द्वारा इस प्रकार संपन्न होगा। एक कोशिका में केवल एक ही चल बीजाणु बनेगा और वह कोशिका चल बीजाणुदानी कहलाएगी। और चल बीजाणुदानी कौन सी कोशिका होगी, केप युक्त अंतर्वेशी कोशिका होगी। तो ये हमने देखा एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, जहाँ पर ओडोगोनियम की पुवामन पोदीर्घी जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पर आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के दौरान। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।